कराची का मसला तो शाहराह फैसल से शुरू हुआ और शाहराह भुट्टो तक आ गया है। शाहराह फैसल भुट्टो साहब ने बनाई, वो वक्त पर मुकम्मल हुई और वो खालिसतन अवामी मंसूबा था। शाहराह भुट्टो की थोड़ी तहकीक करें तो आपका पता चलेगा कि शाहराह भुट्टो क्यों बनाई गई। अगर दो बड़ी हाउसिंग स्कीम नहीं होती तो शायद शाहराह भुट्टो के लिए भी लोग तरस जाते। रह गई बात कराची की, तो भाई आहिस्ता आहिस्ता तो आप उसे विफाक के हवाले करते जा रहे हैं। यकीन ना आए तो कराची की जमीनों की बंदरबाट देख लें। देख लें कि आज बीआरटी किससे बनवाई जा रही है। विफाकी वजीर दाखिला यहां आते हैं और विजिट करके चले जाते हैं। तो अगर हम ये समझ रहे हैं आप ये वजीर आला सिंध क्लिफ्टन का ब्रिज क्रॉस करते हैं तो सिंध विफाक के हवाले हो जाता है। हम सूबे की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, इसलिए कि हम मसलहत पसंदी का शिकार हैं। वरना जिस तरह अभी वसत में कि आप किसी शहर को या सूबे के विफाकी सूबाई दारुल खिलाफा को आप कैसे हवाले करने जा सकते हैं। आप तो ये भी डिमांड कर सकते हैं कि विफाक को कराची के हवाले किया जाए या सिंध के हवाले किया जाए। इशू ये नहीं है। मैंने मैं समझता हूं जमहूरियत के हवाले से 3 बहुत मुस्तनद दस्तावेज हैं। 1973 का आईन, मीसाके जमहूरियत और 18वीं तरमीम। आप उन तीनों दस्तावेज को उठा लें और फिर जायजा लेना शुरू कर दें कि कहां कहां हमने कॉम्प्रोमाइज किया है। और इन तीनों दस्तावेज में मेरे नुक्ता नजर से सबसे अहम दस्तावेज मीसाके जमहूरियत है। अगर आप उसकी क्रॉस वाइज देखते चले जाएं और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी मीसाके जमहूरियत के तहत और उसके इन टोटो अमल दरामद करती तो आज हाइब्रिड निजाम नहीं होता। हम हाइब्रिड निजाम को कबूल करते जा रहे हैं। जो पार्लियामेंट फौजी अदालतों के हक में करारदाद पास कर दे, वो पार्लियामेंट जमहूरी कैसे हो सकती है। हम लापता अफराद पर नहीं बोल सकते, हम बलूचिस्तान पे नहीं बोल सकते, हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पे खुलकर बात नहीं कर सकते, हम सिंध के मामलात पर खुलकर बात नहीं कर सकते। और वैसे एक पार्लियामेंट मौजूद है, उस पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं, लेकिन जमहूरियत सुकड़ती जा रही है। 73 के आईन को अगर वाकई सही मानों में बनाया जाता, मैं अभी अमल दरामद की तो बात ही नहीं कर रहा, जब ये दस्तावेज बनानी शुरू हुई थी उस वक्त हमारे बहुत से जो बाएं बाजू के लोग थे उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की जब मीर गौस बख्श बिदिंजो जैसे लोगों को उस आईनी कमेटी से बाहर आना पड़ा, जिसने बाद में एक ऐसा आईन बनाया जिसमें शायद लिबरल और लेफ्ट विंग के लोगों ने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया और राइट विंग की बहुत सी बातें उस आईन में इनकॉर्पोरेट हो गई।
उसके बाद आप देख लें जो आईनी तरामीम हुई, अब बात जो है 28वीं तरमीम तक आ गई है। क्या कोई एक ऐसी आईनी तरमीम मां सिवाय 58(2)B के जो जनरल ज़िया ने की हो और उसको हमने निकालने की जरूरत की हो? नहीं निकाल पाए, कॉम्प्रोमाइज किया। एक बड़ी सियासी जद्दोजहद, हम 1 यूनिट की बात करते हैं, 1 यूनिट से पहले जब कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगी तो हम चुप रहे। नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी तो हमने जमहूरी अदवार में लगाई। आज फिर एक जमात पे पाबंदी लगी, चाहे वो कश्मीर में हो या कहीं, तो मैं तो बात तो छोड़े, मैं तो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे खुलकर बात नहीं कर सकता। तो जहां जमहूरियत कमजोर हो रही हो वहां इस तरह के शोशे छोड़े जा सकते हैं। अट्ठाईसवीं तरमीम एक ऐसा ही शोशा है और याद रखें कि आपने 26वीं तरमीम पास की, आपने 27वीं तरमीम पास की, तो आपने जमहूरियत को मजबूत नहीं कमजोर किया। और अगर कल 28वीं तरमीम जिस तरह की खबरें आ रही हैं पास की गई, तो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से जवाब तलब करने का हक रखते हैं कि आप उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो। अभी मेरे दोस्त देखिए, पीपल्स पार्टी की बहुत दिलचस्प तारीख है। सबसे ज्यादा किसी को अगर 2/3 अक्सरियत से रोका गया तो पीपल्स पार्टी को रोका गया। सबसे ज्यादा टुकड़े करने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी को की गई। और फिर उन्होंने एक दूसरा तरीका अपना लिया। ये जो अक्सर आप मंशियात के सिलसिले में चीजें सुनते रहते हैं, पाकिस्तान की सियासत में करप्शन ड्रग्स के जरिए आई। पाकिस्तान में ज़िया-उल हक के पीरियड में जितनी बड़ी तादाद में ड्रग्स मनी आई पाकिस्तान में, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की सियासत को मंशियात ज़दा कर गई। अब वो लोगों की फहरिस्त निकालें जिसने इस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी, शाही किले काटे, फांसी चढ़े, फौजी अदालतें फेस की और जवाब में उनको 26वीं और 27वीं तरमीम दे दी गई। उनकी फहरिस्त तो निकालें। मैं तो पता नहीं कब से पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूं कि आप अपनी ही तारीख नहीं लिखते, आप लिखें तो अपनी तारीख कि लोगों ने किस तरह फौजी अदालतों का सामना किया, बदतरीन आमरियत का सामना किया, सालों शाही किला काटा, पैर में चप्पल नहीं थी, उसकी वालदा की जो फांसी चढ़ने गया। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा, जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा लगाते हुए जो फांसी चढ़े। क्या उनमें से किसी एक को निशाने पाकिस्तान दिया गया? हम तमगे भी उनको देते हैं जिन्होंने ये कोड़े खा लगवाए। और उसकी एक मिसाल पीपल्स पार्टी के एक कारकुन ने अपनी किताब में लिखी कि 88 में जब हमारी हुकूमत आई तो मेरे पर से सख्तियां कम की गई, शाही किले से मैं कोट लखपत मुंतकिल हो गया और फिर मुझे रिहाई मिल गई। मैं गवर्नर हाउस गया तकरीब में तो एक साहब आके मिले, मुझसे हाथ मिलाया, कहने लगा आप मुझे पहचाने? मैंने कहा मैं आपको पहचाना नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि आप ही ने मुझे गिरफ्तार किया था।
उसने कहा मेरा नाम कर्नल लगारी है और आपसे हाथ मिलाने का मकसद यह है कि मैं आपकी पार्टी का एमपी, मुंतखब एमपी हूं। ये आप, मैं कोई ना, ये जावेद अख्तर की किताब पढ़ लें आप, सूबेदार, उसमें ये पूरा वाकया लिखा हुआ है। आप शाहिदा जबीन की दास्तान सुन लें कि सारी जिंदगी जेलें काटी उसने, लेकिन उसको एमपीए का टिकट नहीं मिला। तो जो पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं वो अपनी जगह हैं, और मेरा, चूंकि मैंने बेनजीर भुट्टो का सियासी कैरियर और मेरा सहाफती कैरियर तकरीबन साथ साथ ही रहे हैं, तो मैं, और उनके अंदर बहुत ज्यादा बर्दाश्त भी थी तनकीद सुनने की, और बहुत ज्यादा वो गुफ्तगू भी किया करती थी हमसे, कभी ऑन द रिकॉर्ड कभी ऑफ द रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा आपने 88 में हुकूमत क्यों ली? आपके पीछे अवाम का एक जम्मे गफीर खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा मैं क्या करती? पार्टी की 2/3 अक्सरियत को जो है वो महदूद कर दिया गया, इक़्तिदार की मुंतकली में ताखीर हो रही थी। पार्टी के जब अकाबरीन को बुलाया तो उनमें से बेशतर का ख्याल था कि हमें हुकूमत ले लेनी चाहिए, चाहे कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट हो। कहने लगी मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं थी, लेकिन पार्टी के लोगों का ख्याल था कि इससे लोगों को, कारकुनों को रिलीफ मिल जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैंने कहा देखें, याद रखें कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, आपके कॉम्प्रोमाइज के बावजूद, आपके इक़्तिदार को चलने नहीं दिया जाएगा। और ये सबक सीखे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल गए तो पार्टी के कारकुन रीगल चौक पे और दीगर जगहों पे मुजाहरे कर रहे थे, पार्टी के लीडर्स गायब थे। लोग उनके घरों पर गए और खुद बेनजीर ने इस चीज को तस्लीम किया कि एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि जब मुझे यह शिकायत मिली कि लोग नहीं आते तो मैंने एक जगह बुलाया सबको और मैंने कहा कि मेरी कॉल पर अगर आ सकते हो तो जो कारकुन है उनकी कॉल पे क्यों नहीं जा सकते। और एक हैरान कुन आपको वाकया सुनाऊं भुट्टो की फांसी के दिन का, जो किसी और ने नहीं, उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे उन्होंने मुझे सुनाया, और यह था 4 अप्रैल 1979 का। कहने लगे मैं, भुट्टो साहब को फांसी हो गई थी, मैं घर आया वापस तो मुझे चौकीदार ने कहा कि 2 पार्टी के सेंट्रल लीडर्स आए हुए हैं पीपुल्स पार्टी के आपसे मिलने, और रुदात खान के बकौल वो मुमताज भुट्टो और अब्दुल हफीज पीरजादा थे, और सिर्फ ये कंफर्म करने आए थे कि फांसी हो गई कि नहीं हुई। तो इस पार्टी की एक पूरी जद्दोजहद की तारीख है, उसके बाद ये कैसे हो सकता है कि हमको ये फिक्र हो कि सिंध तकसीम हो जाएगा, मुझे ये फिक्र हो कि कराची विफाक के हवाले हो जाएगा, तो फिर पीपल्स पार्टी विफाक में है क्यों? पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की हिमायत क्यों कर रही है? यह कैसा कॉम्प्रोमाइज है कि पीपल्स पार्टी सिंध यहां एक सेमिनार कर रही है, उन्हें खदशा है कि सिंध को 1 यूनिट की तरफ धकेला जा रहा है, उन्हें खदशा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है, उन्हें खदशा है कि एनएफसी जो है वो एनएफसी में से कटौती की जा रही है। तो फिर आप उसके बावजूद भी अगर आप विफाकी हुकूमत की हिमायत करते हैं
और इसमें क्लैरिटी नहीं लाते तो सहूलतकार तो आप भी हुए। और ये बात करना जिस तरह हमारे एक दोस्त ने की, लोकल गवर्नमेंट्स दुनिया भर में एम्पावर्ड होती हैं। लंदन में किसी को यह फिक्र नहीं होती कि वेस्टमिनिस्टर हाउस में कौन जा रहा है, उसे यह फिक्र होती है कि मेरे टाउन नाजिम कौन आ रहा है। जब भी आपने जब भी अपनी पॉलिटिकल नर्सरीज को तबाह किया, इसका सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। आप आज तक तुलबा यूनियन को बहाल नहीं कर सके। क्यों तुलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं कराए जाते? लोकल बॉडीज पॉलिटिकल नर्सरीज होती हैं, यहां से ग्रोथ होती है सियासी कारकुनों की, यहां से सियासी कारकुन ऊपर तक जमहूरी सोच तो यही होती है कि आप लोकल बॉडी से लाते हैं, ऊपर तक लाते हैं। 79 में सख्त तरीन मार्शल लॉ के जमाने में भी कराची समेत मुल्क भर से अवाम दोस्त लोग जीते थे जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक। इस शहर का मेयर बनने वाला था कराची का उस वक्त 79, डिप्टी मेयर बना, 83 डिप्टी मेयर बना। तो लोकल बॉडीज को एम्पावर करने का मतलब हुकूमत को एम्पावर करना होता है, क्योंकि हुकूमत पर से वो बर्डन खत्म होता है और लोग जो है अपने काउंसलर्स और टाउन नाजिम के जरिए अपने मसाइल हल करते हैं। आप अरबों रुपए अपने ले लें, लेकिन अगर आप लोगों पर खर्च नहीं कर रहे तो मेरे नुक्ते नजर से तो उस बहस का वही नहीं है। फिर यह कि 18वीं तरमीम रद्द है, मैंने अपनी आंखों से 18वीं तरमीम बनते देखी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी तरमीम ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर कर नहीं बनी जिस तरह 18वीं तरमीम बनी थी, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ यह कि सिर्फ पार्लियामेंट के लोग शामिल थे। हम जेन जी की जिस तरह बात की जाती है, तो पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों ने कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज में क्या काम किया है? क्यों नहीं नए नौजवान आपकी तरफ रागिब हो रहे? ये वो सोचने के सवालात हैं। फिर माजरत के साथ आज 18वीं तरमीम को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं बना? क्या यह 18वीं तरमीम का हिस्सा नहीं है? क्या 18वीं तरमीम में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होता? तो हम जब अपनी डिमांड रखते हैं, जब हम विफाक सूबे का केस लड़ते हैं, तो मेरे दामन साफ होने चाहिए। इसलिए कि सियासत जो है वो खिदमत का नाम होती है, सियासत बटोरने का नाम नहीं होती। सियासत उसूली होती है, वसूली नहीं। और आखिर में इस शेर पर इजाजत चाहूंगा कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहां तक नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहां है जिन्हें नाज बहुत अपने सही था।